सभी को नमस्कार। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, ये विशेषतया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो बीए पार्ट सेकंड की जो पुस्तक है, उन विद्यार्थियों के लिए और वर्तमान समय में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में सामान्यतया दोहरी कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की, जिसको हम औपचारिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं, और दूसरी जो कार्यपालिका है वो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। औपचारिक या जो नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत में भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है, और जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में हम सभी जानते हैं कि कुल 22 भाग हैं। उसमें से जो 5वां भाग है उसमें राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है उसमें राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति पद की शुरुआत होती है। अनुच्छेद 52 जो है उसमें स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में हमें मिलता है? अनुच्छेद 52 में हमारे को स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति है, उसका प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें एक निर्वाचक मंडल के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 54 जो है वो स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख करता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में उसका प्रावधान किया गया है? तो के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 54 है। अब देखिए, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे। तो पहली जो महत्वपूर्ण बात तो है वो तो ये है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे? पहली बात तो ये है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें है वो ये है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात दिल्ली और जो पांडिचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस 70वें संविधान संशोधन के पश्चात दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें संसद व राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत जो सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं और न ही वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया निर्वाचक मंडल, तो 54 है वो तो निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 जो है उसमें राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में और राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। हम सभी इस बात को भी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है और जो मतदान किया जाता है वो गुप्त मतदान किया जाता है। जो भी राष्ट्रपति चुनाव में सफल उम्मीदवार होगा वो चुनाव कोटा अवश्य प्राप्त करेगा और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जो न्यूनतम कोटा है वो निकालने वो किस प्रकार है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार है, वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और आगे +1, यानी वैध मतों की संख्या यानी जितने भी वोट डाले गए हैं, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या यानी निर्वाचित कितने होंगे। राष्ट्रपति तो एक ही व्यक्ति निर्वाचित होना है, तो मान लीजिए 100 वोट डाले गए, 100 वैध मत हैं और उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 1 + 1 है, प्लस आगे 1 है, तो 100/2 आगे +1 यानी 51% मत जिस उम्मीदवार को प्राप्त होंगे वो चुनाव में विजय घोषित कर दिया जाएगा। ये न्यूनतम कोटा निकालने का जो सूत्र है वो ये है। अब देखिए, चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो उम्मीदवार के सामने अपनी पसंद या वरीयता अंकित करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार जो हैं उनको जो मतदाता हैं वो अपने वोट न देकर उनको पसंद देते हैं, यानी जिसको वो सबसे अधिक पसंद करते हैं उसके सामने 1 अंकित करते हैं, उसे कम पसंद करते हैं उसके सामने 2 अंकित करते हैं, उससे कम पसंद करते हैं उसके सामने 3 अंकित करते हैं। यानी जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं उतनी ही वरीयताएं उम्मीदवारों को प्रदान की जाती हैं। यदि मान लीजिए पहली मतगणना में या प्रथम वरीयता में किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा यदि प्राप्त हो जाता है तो वो चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रथम मतगणना में किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय मतगणना करनी पड़ती है, अर्थात जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाता है और उसके मतपत्र पर अंकित वरीयताओं को अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। यानी मान लीजिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ प्रथम मतगणना में, तो जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं उसको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जो मतपत्र पर अंकित जो वरीयताएं हैं उनको अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा। अब देखिए, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे कम वाले को बाहर और उसके जो मतपत्र पर जो अंकित वरीयताएं थी उसको दूसरे उम्मीदवारों में बांट दिया गया। लेकिन फिर भी मान लीजिए न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो फिर उससे आगे वाले को जिसको सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसको चुनाव मैदान से बाहर किया जाएगा और उसकी वरीयताओं को दूसरे उम्मीदवारों में बांटा जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? जब तक कि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निकालने का सूत्र है वो अलग होता है, और जो सांसद जो होते हैं उनके मत का मूल्य निकालने का सूत्र अलग होता है। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी उसमें विधायक हैं उनके मत का मूल्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उस राज्य की जो जनसंख्या है वो अलग अलग होती है, और राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य भी प्रत्येक राज्य का अलग अलग आएगा। अब देखिए, प्रत्येक राज्य के विधायक का जो मत का मूल्य निकालने का सूत्र है वो क्या है? तो वो जो सूत्र संविधान में दिया गया है वो ये है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। तो ये सिस्टम जो है, ये राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निकालने का जो सूत्र है वो है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि सांसद जो है उसके मत का मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, तो उसका मत का मूल्य निकालने का सूत्र अलग है। उसमें क्या किया जाता है, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, यानी जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों के मत के मूल्य निकालने का सूत्र इस प्रकार है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने आवश्यक हैं? तो उसके लिए 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 ही अनुमोदक होंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति है चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए? तो आंसर क्या होगा? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब बात करते हैं कि कितने प्रतिशत मत यदि किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत जब्त समझी जाती है। तो इसके संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि डाले गए कुल मतों का 1/6 भाग यदि किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, और राष्ट्रपति पद के लिए वर्तमान समय में जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। अब देखिए, ये तो निर्वाचन से संबंधित बात हुई, पद के संबंध में बात हुई, चुनाव के बारे में बात हुई, निर्वाचक मंडल के बारे में बात हुई, निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। आप सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद 56 है उसमें राष्ट्रपति पद के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। सामान्यतया जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी संविधान का अतिक्रमण करने पर उसको संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया पारित कर पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति पद का जब रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का पद तो राष्ट्रपति के पद और दायित्वों का जो निर्वहन है वो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। संविधान का उल्लंघन करने, संविधान का अतिक्रमण करने, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को जो आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा पद से हटाया जाएगा। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका उल्लेख हम जब अनुच्छेद 61 में पहुंचेंगे तब करेंगे। देखिए, कई बार देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक साथ रिक्त हो जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वहन करता है। देखिए, राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना भेजता है। किसको भेजता है? तो यहाँ आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब देखिए, कई देशों के संविधानों में ये उल्लेख है कि एक व्यक्ति है वो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो एक व्यक्ति केवल बन सकता है, 2 से ज़्यादा बार नहीं बन सकता। लेकिन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 57 है, अनुच्छेद 57, उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि एक बार निर्वाचित होने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है वो पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र समझा जाएगा। यानी एक व्यक्ति है वो 1 से अधिक बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसके बारे में कोई उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 बार लड़ सकता है, 2 बार लड़ सकता है। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है वो पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र समझा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की, कि राष्ट्रपति है वो कौन बन सकता है। तो कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो, जिसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, जो किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित की गई हैं। अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति है वो संसद के कौन से सदन का सदस्य होता है, कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का। तो इस संबंध में भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 59 स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि एक बार जो राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, न तो वो लोकसभा का होगा और न वो राज्यसभा का होगा। यद्यपि राष्ट्रपति वो संसद का अभिन्न अंग है। संसद किनसे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी सदन का अंग सदस्य नहीं होता, न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। अब देखिए, बात आती है राष्ट्रपति के शपथ की। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 60 है, अनुच्छेद 60, उसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान किया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है, या उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो उसको पद की शपथ दिलाता है। अब मैंने आपको, जब अपन आर्टिकल 56 पढ़ रहे थे, कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? उसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 61 में। 61 में स्पष्ट शब्दों में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया पारित करके उसको समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। देखिए, ये जो महाभियोग है इसका प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, जो महाभियोग है, वो लाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। प्रस्ताव की सूचना पर आरोप लगाने वाले जो सदन के कम से कम 1/4 जो 1/4 जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद में जो सदन उसके ऊपर आरोप लगाता है उस सदन में अपना पक्ष रख सकता है।
यदि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो महाभियोग पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। देखिए, भारतीय संविधान बनने के बाद में जितना भी इतिहास रहा है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है। किससे संबंधित? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है वो कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, कई बार परिस्थिति ये हो जाती है कि मान लीजिए निर्वाचक मंडल अधूरा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव होगा या नहीं होगा? तो इस संबंध में संविधान में 11वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में, और उसमें अनुच्छेद जो 71(4) है उसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा है या अपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संभव होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यदि निर्वाचक मंडल अधूरे का मतलब क्या हुआ? अधूरे का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा भंग है या वहाँ पे उस राज्य की विधानसभा किसी अन्य कारणों से यदि उसमें नहीं है तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव है वो होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। अब संविधान में आप सभी को पता है कि 12 अनुसूचियां हैं, तो दूसरी अनुसूची जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के वेतन भत्तों से संबंधित है, और भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को लगभग 5 लाख रुपए वेतन प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये जो राशि है ये कर मुक्त है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित थी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के जो वीडियो हैं उनकी श्रृंखला निरंतर आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।